सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज मैं यहाँ पर हूँ एक स्टॉक्स जिसका नाम यस बैंक है, उसका एनालिसिस करने के लिए। मैंने यस बैंक को ही क्यों चूज किया, बिकॉज ये जो स्टॉक है कहीं ना रिटेलर्स की काफी बड़ी पसंद रहा है जो ये यस बैंक है। तो सबसे पहले इसके फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले हम इससे जुड़ी जो न्यूज़ें हैं मार्केट में उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद हम एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले इससे जो जुड़ी हुई न्यूज़ थी बाजार में कि यस बैंक को 2200 करोड़ का जो नोटिस आया है इनकम टैक्स अथॉरिटी से असेसमेंट ईयर 2019 और 20 के रिगार्डिंग में, असेसमेंट ईयर में। तो 2019 और 20 का उसका बकाया है इसका गवर्नमेंट का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का 2209 करोड़ का। तो उस पर यस बैंक की क्या प्रतिक्रिया है वो देख लेते हैं। यस बैंक ने कहा है कि ये जो 2000 जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि जो 2209 करोड़ रुपए है इसमें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट भी है 243 करोड़ का, ठीक है। लेकिन यस बैंक ने कहा ये कि विदाउट एनी बेसिस ये जो नोटिस हमें भेजा गया है इसका किसी भी तरह से कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है इस नोटिस की, जो भी ये नोटिस है। तो यस बैंक ने तो पूरी तरह से इसको खारिज कर रखा है। फिर चलते हैं हम अगली खबर की ओर जिसमें यस बैंक से ही जुड़ी हुई है। जो इसमें यस बैंक ने क्या किया है, अपने जो एफडी रेट्स थे वो डाउन ट्रेंड मतलब डाउन कर दिए हैं काफी। सब पहले आपको पता होगा कि जो यस बैंक एफडी रेट देता था वो 7.5-8% तक देता था, लेकिन अब उसने कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा एफडी रेट्स को कट कर दिया है, इंटरेस्ट रेट्स को। बाकी यही दो खबरें थी जो आजकल काफी चर्चाओं में थी यस बैंक के रिगार्डिंग। तो चलते हैं अब टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस पर। तो करते हैं मेरे साथ इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ यस बैंक का। तो सबसे पहले यस बैंक का करते हैं इन डेप्थ एनालिसिस जिसमें फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं यस बैंक 6th लार्जेस्ट बैंक है बैंकिंग प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में इंडिया में। और जो न्यूज़ वगैरह थी वो तो हमने पहले कवर कर ही ली थी। अब चलते हैं सीधा फंडामेंटल पे। तो सबसे पहले मार्केट कैप देख लेते हैं इसका। तो मार्केट कैप अगर देखें तो मार्केट कैप इसका है 54,555 करोड़ का, यानी कि एक लार्ज कैप स्टॉक है ये। तो वॉलेटिलिटी बहुत लो होगी इसमें, लेकिन ये एक पेनी स्टॉक के अंदर आता है। 17 रुपए पे ही है। इसे कई टाइम से देख रहा हूं, ये 15, 16, 17, कभी 12 पे हुआ करता था और अभी फिर से दोबारा से 17 पे आ गया। तो लार्ज मार्केट कैप काफी बड़ा है, यानी कि वॉलेटिलिटी थोड़ा कम होगी। स्टॉक का पीई है इसका 25 का, और जो इंडस्ट्री का पीई है वो 10 का। अगर दोनों को कंपेयर करें तो स्टॉक का पी ज्यादा दिखा रहा है, यानी स्टॉक महंगा दिखा रहा है। स्टॉक महंगा दिखाने के बाद भी स्टॉक में ग्रोथ नहीं है कुछ भी। आप ये देखो, यानी कि इंडस्ट्री का ही पी 10 है, यानी इंडस्ट्री ही ग्रो नहीं कर पा रही सही से। यानी कि जो मैक्सिमम शेयर हैं, जो प्रीमियम बैंकिंग वाले स्टॉक्स हैं लाइक आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, वो सारे शेयर लेके जा रहे हैं। इसके पल्ले तो कुछ पड़ ही नहीं रहा है यस बैंक के पल्ले। फिर देखते हैं इसका आरओसी जो कि 5.81 है, विच इज वेरी लेस, कुछ भी नहीं है। आरओई क्या है वो भी बहुत कम है, 3.11, कुछ भी नहीं होता आरओई। 7% तो गवर्नमेंट दे देती है रिटर्न पे, एफडी पे जो इंटरेस्ट है। ये 3%, 5% कमा रहा है, यानी कि इसकी अपनी ना तो अपने पैसों पे प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर पा रहा है और ना ही इन्वेस्टर के पैसे पे प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर पा रहा है ये स्टॉक, ठीक है। डेट इक्विटी नहीं देखेंगे बिकॉज जो फाइनेंस और बैंक के स्टॉक्स होते हैं उसमें डेट इक्विटी कोई नहीं देखते हैं। प्लस परसेंटेज 0 है इसकी, वो बिल्कुल सही है। चलो प्लज नहीं कर रखा है इसने, बट इसमें एक
घातक बात और भी है कि इसमें जो प्लच पैग रेशो है वो -4.56 है, यानी कि पीई का कैगर के साथ जो एक रेशो होता है, पैग रेशो जिसे बोलते हैं ग्रोथ के साथ में, वो भी बहुत कुछ खास नहीं है, मतलब इसकी ग्रोथ वगैरह। बाकी तो क्या कहें, जो फाइनेंस सेक्टर के उसमें पीबी रेशो बहुत जरूरी देखते हैं। अब आप ये देखो कि बुक वैल्यू इसकी 15 है और प्राइस टू बुक 1.16 है, यानी कि 1 गुना ही हो पाया है ये। वैसे बुक वैल्यू काफी अट्रैक्टिव है, करंट प्राइस के नजदीक है। वैसे बुक वैल्यू उस वैल्यू को कहा जाता है वैसे कि अगर कंपनी पे कोई क्राइसिस आता है या कंपनी कहीं से कोई मतलब किसी भी तरह से फंस जाती है, तो वो कंपनी अपने शेयर होल्डर को कम से कम जो उसका करंट प्राइस चल रहा है, जैसे 70 रुपए चल रहा है आजकल, तो उस पर 15 रुपए जरूर देगी। बुक वैल्यू वैसे उसको कहते हैं। है तो अच्छा, लेकिन जब कंपनी में बुक वैल्यू का क्या करे जब कंपनी ग्रो ही नहीं कर रही, मतलब जो स्टॉक है वो ग्रो ही नहीं कर रहा, तो इसमें ये स्टॉक ग्रो नहीं कर पा रहा बिल्कुल भी, काफी टाइम से ऐसा का ऐसा ही है। बाकी चलते हैं इसके अगले पैरामीटर्स पर। एक साल में पी देखें, वहां 25 का था, यहाँ पे एक साल में पी कितने का है, 45 का है पी, यानी कि उसकी तुलना में अब ये देखो 45 का है, यानी स्टॉक बहुत ही सस्ता है। यार सस्ते को लेकर भी क्या करेंगे अगर वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा आगे जाके, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मीडियन पी वैसे 45 दे रखा है, स्टॉक का पी वैसे कितना था, 25 था, तो 25 तो कम है, यानी अंडर वैल्यूड दिखा रहा है। अंडर वैल्यूड लेके क्या फायदा अगर वो कंपनी ग्रो ही नहीं कर पाएगी, स्टॉक ग्रो ही नहीं कर पाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। फिर अगर इसका 50 वाला, एक मिनट, जो मूविंग एवरेज देखें तो 50 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस, ये जो ब्लू सी लाइन है ये प्राइस वाली लाइन है, और ये जो ऊपर वाली लाइन है ये एमए मूविंग एवरेज की लाइन है, तो इससे नीचे है ये प्राइस। जब इससे नीचे होता है प्राइस, इसका मतलब उसमें मोमेंटम नहीं है। 50 दिन में भी 50 दिन के वो मोमेंटम को क्रॉस नहीं कर पाया है। अगर हम 200 वाली लाइन को देखें, ये जो दूसरी वाली गहरी वाली लाइन है, 200 वाली लाइन है, तो इससे भी नीचे ही है प्राइस, तो यानी 200 दिन के मोमेंटम को भी क्रॉस नहीं कर पा रहा किसी तरह से स्टॉक का प्राइस, यानी कि स्टॉक के अंदर जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम है वो भी नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए भी सही नहीं है। उसके बाद में देखते हैं इसका पीयर कंपैरिजन। अगर देखें तो यस बैंक का पी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा महंगा है एज कंपेयर टू अदर बैंक। एचडीएफसी का भी 19 है, आईसीआईसी का भी 19 है, 21 है, यहाँ 11 है, 11 है, 7 है, यहाँ 25 है। इतना महंगा होने के बावजूद भी मतलब मैं ये कह रहा हूं कि रिटर्न बना नहीं पा रहा, तो फिर महंगा लेके क्या फायदा। इससे बढ़िया एचडीएफसी, आईसीआईसीआई है बैंक्स। फिर चलते हैं आगे, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखें जरा इसकी। तो साल भर के जो इसके प्रॉफिट्स हैं, देखो प्रॉफिट्स इसके लगभग, प्रॉफिट तो जनरेट कर रहा है 736 से 1285 करोड़ हुआ, 1285 से 2169 करोड़ हुआ। प्रॉफिट तो जनरेट कर रहा है, पर इतने बड़े मार्केट कैप है, एक्चुअली लार्ज कैप कंपनी में है ना, तो इसमें 800 करोड़ का प्रॉफिट कुछ भी नहीं होता। 800-900 करोड़ का प्रॉफिट, उसमें भी ये कुछ भी नहीं कर पा रहा। मुझे लग रहा है इस पास डेट ही बहुत ज्यादा है, उस वजह से ये कुछ खास कर नहीं पा रहा। प्रॉफिट तो जनरेट कर रहा है लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा। कैगर देखो, जो असली चीज है वो कैगर है, यानी कि कितना पैसा कमा के दे रहा है। अब ये देखो इसका कैगर 1 ईयर का -29%, माइनस में है यार। 3 ईयर्स का ओनली 11%, 5 ईयर्स का -6% और 10 ईयर्स का तो -20% है। तो कैगर बिल्कुल भी कुछ खास नहीं है।
फिर जो CWIP इसमें देखते नहीं है, इसका कैश फ्लो भी इसमें देखते नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो। शेयर होल्डिंग पैटर्न में वैसे इसमें प्रमोटर्स तो खैर किसी भी उसमें नहीं होते, बैंक्स वगैरह में। FII 26%, ह्यूज नंबर। DII ह्यूज नंबर, यानी कि देखो FII DII का तो ट्रस्ट है, बट FII DII के नाम पे हम किसी तरह का कोई सेल परचेज का डिसीजन नहीं ले सकते। हम कहते हैं ना कि शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो तो पता चल जाता है कि यार शेयर अच्छा है या बेकार है, उसमें जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है, स्मार्ट मनी है या नहीं है। लेकिन खाली इसके बेस पर थोड़ी लिया जाता है शेयर। उसके नंबर्स देखो ना आप, इतना प्रॉफिट जनरेट करने के बावजूद भी वो ROC 5% का, ROE 3% का दिखा रहा है, यानी कि और शेयर का प्राइस भी कुछ नहीं बढ़ रहा। कैगर उसका बहुत ही लो है, जो हमें ये बताता है कि शेयर का प्राइस कितना बढ़ा है। ये जो सेगमेंट है, ये जो कैगर है, ये देखो आप, -29, 11, -6, -20 है, यानी कुछ भी पैसा बना नहीं रहा। तो इस स्मार्ट मनी के होने का क्या फायदा। तो यही फंडामेंटल एनालिसिस में तो कुछ खास है नहीं इसमें। उसके बाद चलते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस पे। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले हम देख लेते हैं जो करंट प्राइस चल रहा है शेयर का, वो है 17 रुपीज 40 पैसा। ठीक है जी, आज के दिन जो चल रहा है 1740 ये रहा। अब 1740 से आगे अगर ये जाता है तो सबसे पहले रोड़ा अटकाएगा 22 रुपए 36 पैसे पे, यानी कि ये इसके जो हैं, अब मैं बताता हूं आपको, ये देखो जैसे 22, जब 70 रुपए 40 पैसे का इसका प्राइस आजकल चल रहा है, 22 रुपए पे एक इसका रेजिस्टेंस है, उसके बाद 24 रुपए 74 पैसे पे एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस है, तीसरा 27 रुपए पे भी है, और उसके बाद भी ऊपर रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है इसका। यानी कि ऊपर जाएगा कैसे, अगर नीचे जाता है 17 से सबसे पहले 14 पे आके रुक जाएगा, 14-28 पे भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है इसका। अगर ये टूटता है तो 12-13 पे जाके पड़ेगा ये। तो ये जो 2-3 है ये रेजिस्टेंस लेवल है, और ये जो 2 है ये सपोर्ट लेवल है, 14-28 और 12-13। और जो रेजिस्टेंस लेवल है 22-36, 24-74 और 27-44 है। ठीक है, फिर आप अगर देखते हैं इसका RSI क्या है, जो मोमेंटम विद स्ट्रेंथ बताता है। जो EMA है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, वो केवल मोमेंटम बताता है, ये स्ट्रेंथ के साथ में मोमेंटम है या नहीं है। अभी आप देखोगे कि ये जो RSI है, एक ये क्या जी, ये जो RSI है ये इसमें कितना दे रखा है, 40.44। देखो 40 से नीचे का या 40 का जो RSI होता है ओवरसोल्ड और ओवरबॉट पोजीशंस को बताता है। अगर 40 के आसपास है इसका मतलब ओवरसोल्ड पोजीशंस में है, लोग इसमें से निकल रहे हैं बाहर। अगर 60 से ऊपर रहता है तो ओवरबॉट पोजीशंस में होता है RSI। इसका मतलब है कि इसके में अंदर ना तो मोमेंटम है, ना मोमेंटम विद स्ट्रेंथ है, और ना ही इसके फंडामेंटल्स किसी अच्छे से है, किसी पैरामीटर पे खड़े होते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही निकला कि भाई पेनी शेयर है, रिस्क बहुत बड़ा है इसके अंदर। अगर रिस्क ले सकते हो तो रिस्क ले लो, ये तो आपकी चॉइस है। मेरा काम है केवल एनालाइज करना और अपना व्यू रखना ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर। हमने सारी चीजें देख ली, डेट इक्विटी देख लिया, पैग रेशियो देख लिया, ROE ROC वगैरह सब कुछ देख लिया, कैगर वगैरह देख लिया। फिर हमने यहाँ पे EMA और ये भी देख लिया, क्या कहते हैं, सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस और RSI। तो उसके बेस पर भी स्टॉक कुछ ज्यादा करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेरा ये कंक्लूजन यही है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर पुराने हैं तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच।